हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक हलचल न्यूज। दोस्तों, आज है तारीख 10 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। हिंदू पंचांग के अनुसार जानेंगे आज का दिवस। तो आज है मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। इस तिथि पर उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र और व्यतिपाता योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:33 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 2:46 से 4:03 तक रहेगा। तो दोस्तों, वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। तो छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी के नोएडा में जे एयरपोर्ट पर उतरा पहला हवाई जहाज, वाटर कैनन ने दी सलामी। नोएडा के जे एयरपोर्ट पर कल पहला विमान उतरा। इंडिगो की फ्लाइट पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। पहली फ्लाइट को वाटर कैनन से सलामी दी गई है। अगली खबर के बारे में बात करें तो सीरिया में जारी राजनीतिक संकट के बीच बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का विमान क्रैश हो गया है। कहा जा रहा है कि उनका विमान आसमान में 500 मीटर ऊपर क्रैश हुआ है, जिसका मलबा भी बरामद हो गया है। क्रैश होने से पहले विमान राडार से गायब हो गया था। विद्रोहियों ने विमान को मार गिराया। बताया जा रहा है कि बशर अल असद अपने परिवार के साथ देश छोड़कर जा रहे थे, तभी विमान क्रैश हो गया। इस तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि विद्रोहियों ने असद के विमान को मार गिराया है। अगली खबर के बारे में बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले तत्काल होना चाहिए युद्ध विराम। आपको बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। ट्रंप ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांसीसी और यूक्रेन के नेताओं के साथ बैठक के बाद संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा तथा सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि कीव 1000 दिनों से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता करना चाहेगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन ने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि किसी भी समझौते से अस्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। अगली खबर के बारे में बात करें तो संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। आपको बता दें कि संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर होंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को नए गवर्नर के रूप में उनके नाम को मंजूरी दी है। वहीं मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक संजय बुधवार 11 दिसंबर को नए गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि संजय साल 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई है। वर्तमान में वह रेवेन्यू सचिव का पदभार संभाल रहे हैं। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है कांग्रेस। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में शामिल दलों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली अपनाने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। कई अन्य विपक्षी दलों का कांग्रेस को साथ मिला है। वहीं कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत प्रस्ताव पेश करेगी। सूत्र के मुताबिक कांग्रेस सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है। अगली खबर के बारे में बात करें तो धार्मिक स्थलों पर हमले चिंताजनक। आपको बता दें कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोमवार को बांग्लादेश के दौरे पर आए। विदेश सचिव ने यहां मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ व्यापक वार्ता की है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमले को लेकर भी चिंता जताई है। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो बंगाल में बनेगी बाबरी मस्जिद। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी के विधायक ने खुद इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह इसके लिए 1 करोड़ रुपए दान देंगे। वहीं विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि मुसलमानों को बंगाल में सिर ऊंचा कर जीने की तमन्ना है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2025 से पहले मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।
अब अगली खबर के बारे में बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से देश भर के राजकीय एवं प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत अपार आईडी कार्ड बनाने की शुरुआत की है। इस कार्ड के माध्यम से स्टूडेंट्स को आधार कार्ड के जैसे ही 12 अंकों का यूनिक नंबर प्राप्त होगा जो उनकी स्टूडेंट्स आईडी के रूप में कार्य करेगा। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें कि वे अपार आईडी को स्वयं से जनरेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने विद्यालय में संपर्क करके आईडी जनरेट करवानी होगी। स्कूल से आईडी जनरेट करवाने के लिए स्टूडेंट्स को अपने माता पिता की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। वहीं पेरेंट्स की इजाजत मिलने के बाद ही छात्र स्कूल से अपनी आईडी बनवा सकते हैं। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में लेखपालों की कमी पूरी करने के लिए नई व्यवस्था। आपको बता दें कि यूपी में लेखपालों की कमी को पूरा करने के लिए राजस्व परिषद ने अमीनों से लेखपालों का काम लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अमीनों को प्रशिक्षण देकर लेखपालों के कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। फिलहाल कागजों पर अमीनों के पद बने रहेंगे लेकिन काम लेखपालों का करेंगे। प्रदेश में 1.10 लाख गाँव हैं, इसलिए राजस्व परिषद को कम से कम 50,000 लेखपाल चाहिए। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो 78 साल की हुई सोनिया गांधी जन्मदिन पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का कल सोमवार को 78वां जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। उनके दीर्घायु होने के साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी की है। देश के कई अन्य शीर्ष नेताओं ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजी है। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो रूस ने भारत को सौंपा ताकतवर युद्धपोत आईएनएस तुशेल। आपको बता दें कि रूस में निर्मित ताकतवर युद्धपोत आईएनएस तुशेल को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा के दौरान सोमवार को इसे नौसेना में कमीशन्ड किया गया है। यह तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट का हिस्सा है और इसे रूस के यंत्र शिपयार्ड में बनाया गया है। इसी जंगी जहाज से समंदर में भारत की ताकत और बढ़ेगी। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में खेती किसानी और आसान बनाने और फसलों की देखभाल के लिए कृषि यंत्रों की जरूरत होती है। अक्सर किसानों के लिए इन यंत्रों को खरीदना मुश्किल होता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसानों को कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए अनुदान दिया जा रहा है जिससे वो अपनी जरूरत के यंत्र खरीद सकते हैं। वहीं कृषि विभाग के द्वारा संचालित मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत ये अनुदान दिया जा रहा है। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो यूपी में एसी बसों को बड़ी राहत देने की तैयारी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एयर कंडीशन बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर है। योगी सरकार ने सर्दियों के मौसम में एसी बसों स्पेशल विंटर डिस्काउंट देने की तैयारी की है। इसके तहत एसी बसों का किराया 10 से 15% तक कम किया जा सकता है। ये डिस्काउंट 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक दी जाएगी जिससे यात्रियों को सहूलियत होगी। तो वहीं सर्दियों में एसी बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में भी कमी नहीं आएगी। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो यूपी की 9 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। आपको बता दें कि गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में सोमवार को आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 लाभार्थियों को कार्ड दिया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत योजना लागू हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें लाभार्थी को कुछ नहीं देना होता है। उन्होंने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस कार्ड को हर साल रिन्यूअल कराना होता है। इसके जरिए प्रदेश या देश के किसी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो यूपी में जल्द खुलेगी नई यूनिवर्सिटी और कॉलेज। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत देश के
कई राज्यों में नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने का ऐलान करने के बाद केंद्र सरकार अब उच्च शिक्षा की दिशा में भी एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत उच्च शिक्षा में पिछड़े राज्य में जल्द ही नई यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की घोषणाएं की जाएंगी। इसकी तैयारी की जा रही है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल है। केंद्र सरकार ने अगले 10 साल में उच्च शिक्षा के विस्तार को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है, जिस पर अब आगे का काम किया जाएगा। वहीं मिली खबर के मुताबिक ये नई यूनिवर्सिटी और कॉलेज उन राज्यों में खोले जाएंगे जिनका उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। शिवसेना विधायक उदय सामंत समेत 4 विधायकों की तरफ से पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन के पास 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 230 सीटों का बहुमत है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा में कहा कि विश्वास मत बहुमत से पारित हो गया है। विधानसभा की कार्यवाही अब स्थगित की जाती है। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो यूपी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो कंपनी के विमान ने सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी के नोएडा में बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहले उड़ान DGCA की हरी झंडी मिलने के बाद इंडिगो कंपनी के विमान ने सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है, लेकिन इस हवाई अड्डे से यात्रियों को उड़ान भरने के लिए कुछ ही महीनों का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं फायर टेंडर के सलामी के साथ ही इंडिगो कंपनी के विमान ने टैक्सी वे से निकल रनवे पर पहुंचा है। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना लॉन्च की है, जिसमें बीमा सखी बनने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं, जिन्होंने एक है तो सिर्फ है के मंत्र को अपनाकर उदाहरण पेश किया है। उन्होंने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर भी धन्यवाद किया है। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव अगले साल होने वाले हैं। इस सूची में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब पटपड़गंज से नहीं बल्कि जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने शिक्षाविद अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दिया है। ओझा हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। वहीं भाजपा छोड़कर आप में आए जितेंद्र सिंह सुंटी को सहादरा और सुंदरपाल सिंह बिट्टू को तिमारपुर से टिकट मिला है। सुंटी आप विधायक और विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल की जगह लेंगे। बिट्टू आपके मुख्य सचेतक दिलीप पांडे की जगह चुनाव लड़ेंगे। वही पार्टी ने अपनी पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। अब अगली खबर के बारे में बात करें तो राम मंदिर में पुजारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए 10 पुजारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नए पुजारियों को नए नियमों का पालन करना होगा। उन्हें जल्द ही ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुजारी प्रशिक्षण योजना में प्रशिक्षित 10 पुजारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि पुजारियों ने राम मंदिर में अभी ड्यूटी करना शुरू नहीं किया है। अभी 3-4 दिनों तक उन्हें फिर से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें राम मंदिर में पुराने अर्चकों के साथ पूजा अर्चना के लिए लगाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये सब खबरें आप कहां से देख रहे हैं कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।